हेलो दोस्तों, रश्मि बायोटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कोलकाता का सरोज हॉस्पिटल, जहां अंशिका का एक प्राइवेट और लग्जरी रूम में अपने बेड से टिककर खिड़की की ओर झांकते हुए आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देख रही है और सोच रही है कितने खुश हैं ये। इन्हें कोई भी सामाजिक बंधन नहीं, जब चाहे किसी भी साथी के साथ फुर से उड़ जाते हैं। एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है लेकिन इच्छा नहीं है, और जीने की इतनी शर्मिंदा हूँ मैं स्वयं से कि नज़रें नहीं मिला सकती। निराधार जीवन जिए जा रही हूँ और तभी एक नर्स कमरे में आकर उससे बोली, क्या आप दोनों बच्चों से मिलना चाहोगी? जी नहीं, मुझे उन बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अंशिका बोली, आपने उन बच्चों को जन्म दिया है, क्या आपकी इच्छा नहीं उनसे मिलने की? नर्स ने दोबारा पूछा। मैंने कहा ना, नहीं, अंशिका ने रुखाई से जवाब दिया। आपसे डॉक्टर मिलना चाहती हैं? उन्होंने पूछा है क्या? वो आपके कमरे में आ सकती हैं? नर्स ने पूछा। हाँ, उनसे कहो कि वे आ सकती हैं, अंशिका बोली। कुछ ही देर में डॉक्टर बीना सिंह अंशिका के कमरे में आईं और उसके पास आकर बोली, और मैडम कैसी हो? और कैसी हो सकती हूँ? वैसी ही हूँ, लाचार और मजबूर, अंशिका बोली। ये कैसी बातें कर रही हो अंशिका? डॉक्टर बीना बोली। और क्या लाचार ही तो हूँ जो अपने लिए कुछ न कर पाए, वो लाचार ही तो कहलाता है, अंशिका बोली। अंशिका की बात सुनकर डॉक्टर बीना बोली, अंशिका तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम कितने लोगों का भला कर चुकी हो? तुम्हारी वजह से आज कितने लोगों को ये खुशी हासिल हो पाई है, और मेरी खुशी का क्या? डॉक्टर अंशिका ने पूछा। डॉक्टर बीना ने अंशिका से बहस न करने में ही भलाई समझी और एक पैकेट उसे पकड़ाते हुए बोली, ये लो 20 लाख रुपए, तुम्हारी कमाई। एक और कस्टमर मिले हैं, रहने वाले तो भारत के हैं लेकिन दुबई में रहते हैं। कहते हैं कि उनका काम करोगी तो तुम्हें माला माल कर देंगे। ये सुनते ही अंशिका खींच पड़ी और बोली, मैं अपनी छुट्टियां मनाने अंडमान जा रही हूँ। मुझे भी तो थोड़ी सांस चाहिए, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर इरादा बदल जाए तो बता देना, डॉक्टर बीना बोली। एक बात पूछूं डॉक्टर? अंशिका बोली। हाँ पूछो, बीना बोली। आपको भी तो कुछ कमीशन मिलता ही होगा, अंशिका बोली। इस दुनिया में बिना फायदे के कोई भी किसी का काम नहीं करता, डॉक्टर बीना बोली। वही तो मैं समझी कि आप मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों दिखाती हैं, अंशिका बोली। मैं भी एक औरत हूँ बीना, और सालों तक मैंने भी माँ ना बन पाने का दर्द झेला है। एक औरत को बच्चा ना होने पर समाज कैसे कैसे नामों से पुकारता है, तुम ये नहीं समझ सकती। एक औरत बिना बच्चों के परकटी चिड़िया होती है, डॉक्टर बीना बोली। तब अंशिका बोली, सच डॉक्टर साहिबा, कैसी अजीब है ये दुनिया। शादी के बाद एक औरत माँ बनती है तो उसे और उसके बच्चों को सिर आंखों पर बिठा लिया जाता है, और अगर कोई बिना शादी के माँ बनता है तो उसे समाज और दिलों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अंशिका, इस दुनिया के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगी तो उलझती जाओगी, डॉक्टर बीना बोली। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, शायद आप सच कहती हैं, अंशिका बोली। अच्छा, ये अपने रुपए संभाल कर रख लो, मैं अब जाती हूँ, डॉक्टर बीना ने कहा। मैं इनमें से 10 लाख ले लेती हूँ, बाकी रुपए आप मेरे घर भेज दीजिए। प्रतिभा की शादी है, 2 महीने बाद उसकी शादी में काम आएंगे, अंशिका बोली। तो तुम ही क्यों नहीं दे आती अपने घर जाकर, डॉक्टर बोली। मेरा मन नहीं करता वहां जाने को। अम्मा बाबा की शक्लें देखती हूँ तो मुझे अपना अतीत याद आने लगता है, अंशिका बोली। तो क्या छोटी बहन की शादी में भी ना जाओगी, डॉक्टर? पता नहीं, सोचा नहीं अब तक, अंशिका बोली। ये क्या बात हुई, डॉक्टर बोली। बस कुछ दिन सिर्फ अपने साथ बिताना चाहती हूँ, सबसे दूर, सबसे अलग, अंशिका बोली। उन बच्चों से भी नहीं मिली जिन्हें तुमने जन्म दिया है, डॉक्टर बोली। मन नहीं था मेरा, हर बार तो ऐसा होता है। वो जब मेरे भीतर गति करते थे तो एक प्यारा सा एहसास होता था, लेकिन फिर दूसरे पल मैं ये सोचती थी कि मत खुश हो, ये तेरे नहीं है, तो किसी और के बीज को अपने भीतर रूप दे रही है। ये बाहर आते ही तुझसे छिन जाएंगे। फिर ये सोचकर मैं सहम जाती थी, इसीलिए ममता को मैंने अपने एहसासों के साथ शामिल ही नहीं होने दिया, अंशिका बोली। पता है अंशिका, तुम्हारे नाम का मतलब ही माँ होता है। तुमने कितनी औरतों को ये खुशी देकर उनकी दुआएं ली हैं, डॉक्टर बोली। दुआएं लेकर क्या करूंगी डॉक्टर, जिसकी जिंदगी ही एक बद्दुआ से कम ना हो, अंशिका ने कहा। तुम्हें समझना बेकार है, डॉक्टर बोल। मुझे मत समझाइए डॉक्टर, क्योंकि मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती, अंशिका बोली। तो कब जा रही हो अंडमान, डॉक्टर ने बात पलटते हुए अंशिका से पूछा। देखती हूँ, जल्द ही जाने का सोच रही हूँ, अंशिका बोली। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ और आधे पैसे तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। फिर आधे पैसे लेकर डॉक्टर कमरे से बाहर चली गई। डॉक्टर बीना के जाने के बाद अंशिका ने बाकी के रुपए उठाए और उन्हें गौर से देखते हुए बोली, तेरे लिए मैं क्या से क्या बन गई। काश तू इस दुनिया में ना होता तो लोग इतना नीचे कभी ना गिराते।
तूने तो ईश्वर का दर्जा ले लिया है। तू ईश्वर तो नहीं, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं। क्या क्या नाच नचवाता है तू लोगों को। खैर अब खिलखिला मत, मेरे पर्स में जाकर आराम कर। और अंशिका ने उन रुपयों को अपने पर्स में आराम करने के लिए छोड़ दिया और फिर मन में सोचने लगी, स्त्री का घर नहीं होता, वो तो शरणार्थी है। ये सब बचपन से सुनते आ रही थी कि बेटी पराया धन है, बेटे वंशधर होते हैं। स्त्री के पास अपना कुछ नहीं होता, ना घर, ना नाम, ना परिवार, ना इज्जत, ना जाति, ना धर्म, सब कुछ पुरुष का दिया हुआ। ये सब उसकी अम्मा कहा करती थी। शायद इसीलिए अम्मा ने मुझे इस भाड़ में झोंक दिया। लेकिन इसमें पूरा दोष अम्मा का नहीं था, बाबा का भी था। वो ही तो पहली बार ये बात अम्मा से घुसपुसाते हुए बोले थे कि एक बार ही करवाएंगे अंशिका से ये काम, फिर रुपए मिल जाने पर एक दुकान खोल लेंगे, उससे ही खर्चा पानी चलता रहेगा। कम से कम कुछ तो ठौर हो जाएगा, नहीं तो चार चार लड़कियों को कैसे ब्याएंगे भला। और अम्मा बाबा की बात सुनकर मजबूरी में राजी हो गई थी। तभी अंशिका का मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो उसकी छोटी बहन बंसिका का फ़ोन था। मन तो नहीं था बात करने का, लेकिन मजबूरी बस उसने फ़ोन कान पर लगाकर हेलो बोला। उधर से आवाज़ आई, कैसी हो बड़ी जिज्जी। बढ़िया हूँ, तू बता कैसी है। अंशिका ने बंसिका से पूछा। हम भी ठीक ही हैं, बंसिका बोली। कुछ परेशानी हो तो बोल। अंशिका ने पूछा। ओ का है जीजी, प्रतिभा जीजी का ब्याह है तो हमें नए कपड़े लेने थे, तो अम्मा कपड़े नहीं दिलवा रही हैं। तुम्हें, अंशिका ने पूछा। कपड़े तो दिला रही हैं, लेकिन हमें एक सोने का हार भी पसंद आ गया है, उसके लिए मना रही है। अगर तुम पैसे भेज दो तो हम वो हार ले लेंगे। बंसिका बोली, ठीक है, मैं अम्मा से बात कर लूँगी। आज ही घर पैसे भेजे हैं, उसमें से हार के पैसे ले लेना। अंशिका बोली, तुम कितनी अच्छी हो जीजी, चलो अब हम फ़ोन रखते हैं। और ये कहकर बंसिका ने फ़ोन रख दिया। बंसिका के फ़ोन रखने के बाद अंशिका का मन दुखी हो गया। उसने सोचा, देखो तो कभी फ़ोन नहीं करती, और अगर आज फ़ोन कर लिया था तो पहले मेरा हाल चाल तो पूछ लेती। झूठ ही सही, मुझे कुछ तो तसल्ली हो जाती। बस अपना काम निकलते ही फ़ौरन फ़ोन रख दिया। और बंसिका क्या, घर का हर सदस्य यही तो करता है उसके साथ। वो पास पैसा बनाने की मशीन है, उसके शरीर और दिल पर क्या गुजरती है इससे किसी को क्या मतलब। कभी अम्मा ने ये नहीं कहा कि बस ये काम छोड़ और घर बसा ले, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर मैंने ये काम छोड़ा तो सबकी अय्यासियों पर अवरोध लग जाएगा। वे जो सब पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना महंगा महंगा सामान दिखाकर जलाते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। जिस अम्मा ने अपनी जवानी के दिनों में ब्यूटी पार्लर का मुंह नहीं देखा था, वो इस उम्र में ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल और ब्लीच करवाती हैं। नित नए नए सोने के गहने से सजी रहती हैं। मेहमानों को काजू बादाम का नमकीन चाय के साथ परोसा जाता है। ये सब शान मेरी वजह से ही तो है। तभी कमरे में नर्स आई और अंशिका का ध्यान भंग हुआ। नर्स बोली, बच्चों के माँ बाप आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन क्यों, मुझे किसी से नहीं मिलना। उनका काम पूरा हो गया और मुझे मेरी पेमेंट मिल गई। बस दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता यहीं खत्म। अंशिका बोली, लेकिन वे आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नर्स बोली, मैंने कह दिया ना कि मुझे किसी से नहीं मिलना। अंशिका ने कहा, लेकिन वो लोग जिद कर रहे हैं। नर्स बोली। अंशिका कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अच्छा उन लोगों से कहो कि वे मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें अभी अंदर भेजती हूँ। इतना कहकर नर्स चली गई। कुछ ही देर में दंपति अंशिका के कमरे में थे। पत्नी का नाम सरिता और पति का नाम सुमित था। फिर सरिता ने अंशिका से पूछा, अब आप कैसी हैं। अंशिका, जी कैसी हो सकती हूँ भला। अंशिका ने रुखाई से जवाब दिया, जी मैं समझ सकता हूँ आपके मन की पीड़ा। सुमित बोले। उनकी बात सुनकर अंशिका हंस पड़ी। अपने ने तो नहीं समझी, आपने समझ ली मेरे मन की पीड़ा, इसके लिए धन्यवाद। अंशिका हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। सरिता बोली, जी कहिए। अंशिका ने कहा, मैं चाह रही थी कि आप कुछ दिन बच्चों के साथ रह लेती तो उन्हें बाहर का दूध नहीं देना पड़ता। सरिता बोली, मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों को पैदा होने के बाद मेरा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन आप मेरे पैरों में ममता की बेड़ियां पहनाना चाह रही हैं। अंशिका बोली, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों को माँ के दूध की आवश्यकता है। सरिता ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता। अंशिका बोली, जब इतना एहसान किया है हम पर तो एक और एहसान कर दीजिए। सुमित जी गिड़गिड़ाए, मुझे छुट्टियां मनाने बाहर जाना है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मेरा दम घुटता है यहाँ। अंशिका बोली, कृपया मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। सरिता ने कहा, देखिए आप मुझे मजबूर मत कीजिए।
अंशिका ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर रही, बस विनती कर रही हूँ आपसे। सरिता बोली, ठीक है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए सोचने का, अंशिका बोली। और फिर अंशिका का जवाब सुनकर वे दंपति चले गए। इधर अंशिका उधेड़-बुन में लगी हुई थी। शाम होने को आई थी, लेकिन अंशिका को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी डॉक्टर बीना आई और बोली, कैसी हो? बस जिंदा हूँ, अंशिका बोली। अंशिका की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर बीना बोली, तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हारे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए हैं। ठीक है, कोई तो खुश है इस जहां में मेरी कुर्बानी से, अंशिका बोली। लेकिन उन बच्चों के माँ बाप खुश नहीं थे तुम्हारा जवाब सुनकर, डॉक्टर बीना बोली। तो क्या क्या करूं? उन बच्चों के पास रहूंगी तो मेरी ममता उनसे जुड़ जाएगी, फिर उन्हें छोड़ने से मुझे बहुत कष्ट होगा, अंशिका बोली। देखो, मैं बहुत ही अमीर लोग हैं, विदेश में उनका कारोबार है और वे वहीं रहते हैं। बच्चों की चाह उन्हें भारत खींच लाई, इसीलिए इतने महीने वे भारत में रह गए। वे कह रहे थे कि तुम जहाँ भी छुट्टियां मनाने जाना चाहते हो तो जाओ, और वे भी बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम्हें बच्चों को केवल सुबह और शाम ही फीडिंग करवानी है, बाकी समय तुम कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, और वो तुम्हारे रहने और किराए का भी पूरा पूरा खर्चा उठाने को तैयार है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए, डॉक्टर बीना बोले। तो क्या करूं? हाँ बोल दो, अंशिका बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो केवल सलाह दी है, डॉक्टर बीना बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अंशिका बोली। तुम्हारे पास सोचने का समय है, मुझे 1-2 दिन में जवाब देकर बता देना, डॉक्टर बीना बोली। और फिर डॉक्टर बीना ने अंशिका का चेकअप किया, कुछ इंजेक्शन लगाए और चली गई। इधर अंशिका रात भर सोचती रही, और जब सुबह डॉक्टर बीना उसके पास आई तो वो बोली, मैंने फैसला कर लिया है डॉक्टर। कैसा फैसला? डॉक्टर बीना ने पूछा। यही कि मैं उन बच्चों के साथ कुछ दिन रहूंगी, अंशिका बोली। मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी, डॉक्टर बीना ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अंशिका बोली। कैसी शर्त? डॉक्टर बीना ने कहा। यही कि मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अंशिका बोली। ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ, डॉक्टर बीना बोली। जी, आप बात करके मुझे बताइए कि वे क्या चाहते हैं। और फिर डॉक्टर बीना अंशिका के कमरे से चली गई। दोबारा दोपहर में वे अंशिका के कमरे में आई। उन्हें देखकर अंशिका ने पूछा, तो क्या कहा उन्होंने? तभी डॉक्टर बीना बोली कि वो तुम्हें लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। वहाँ उनका पुश्तैनी घर है जिसे उन्होंने अब तक किराए पर दे रखा है, लेकिन अब उन्होंने उस घर के कुछ हिस्सों को किराएदारों से खाली करवा लिया है खुद के रहने के लिए, इसीलिए वे अब उसमें रहेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या तुम उनके साथ दिल्ली जाना पसंद करोगी? और मेरी छुट्टियों का क्या? अंशिका ने मैंने उनसे ये भी कहा था, बीना बोली। तो उन्होंने क्या कहा? अंशिका ने पूछा। तब डॉक्टर बीना बोली, पूछा, वे बोले कि वे भी तुम्हारे साथ अंडमान चल सकते थे, लेकिन तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाएगा। शाम सुबह वही बच्चों का झंझट, तुम खुश कम तनाव में ज़्यादा रहोगी। उन्होंने कहा है कि तुम दिल्ली से वापस आने के बाद अंडमान चली जाना, तब तुम ठीक तरह से अपनी छुट्टियों का आनंद उठा पाओगी। उनका कहना भी सही है। ठीक है, तो मैं उनके साथ दिल्ली जाने को तैयार हूँ, और उनसे कहिए कि दिल्ली में रहने का मैं अलग से पैसा लूँगी, अंशिका बोली। ठीक है, तो मैं उनसे कह दूंगी, बीना बोली। और कोई काम हो तो कहिए, अंशिका ने बीना से पूछा। अभी इतना ही है, और परसों तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तो सीधा तुम्हें उनके साथ दिल्ली निकलना होगा, बीना बोली। अब ये जिंदगी ही मेरी नहीं रही, जो सारे फैसले भी मैं ही क्यों लेती फिरूं, अंशिका बोली। ठीक है, तो मैं उनसे तुम्हारे पैसे बढ़ाने को भी कह दूंगी। इतना कहकर डॉक्टर, डर लग रहा है दीदी, यहाँ मेरी पहचान किसी और नाम से थी, मेरा खून लेकर फिर मुझे वहाँ बेंच पर बैठ प्रतीक्षा करने को कहा। इस बीच दोनों पति पत्नी वहां से उठकर बाहर चले गए। मन ने कहा शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तभी किसी जूनियर डॉक्टर की जोर की आवाज आई, पेशेंट नंबर 42, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बी कैन टेक हर। बड़ी डॉक्टर ने उसी जूनियर डॉक्टर को ऑर्डर दिया, अरे हस्बैंड को बुलाओ, स्पर्म कलेक्ट करना है और पेशेंट को प्रोसीजर रूम में ले लो, ओवल्यूशन चेक करना है। मुझे तो काटो तो खून नहीं, इन लोगों का तो रोज का काम है। मेरी तो जान सूखे जा रही थी। तभी किसी ने आकर मेरा हाथ दबाकर ढांढस दिया। सिर उठाकर देखा तो दीदी थी, लगातार मेरे बालों को सहलाने लगी। तभी वही जूनियर डॉक्टर जोर से चिल्लाई, परफेक्ट ओव्यूलेशन बस कभी भी हो सकता है। फिर से चली गई। और इधर अंशिका बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी, कितनी बड़ी व्यापारी हो गई हूँ मैं। पहले तो अपनी कोख का सौदा करती हूँ,
फिर उन बच्चों को अपना दूध पिलाने का मोल मांगती हूँ, कितना गुर गिर चुकी हूँ मैं, छी मैं क्या थी और क्या हो चुकी हूँ। जब पहली बार ये काम किया था तो मेरी आत्मा ने कितना धिक्कारा था मुझे और मुझसे बार-बार यही कह रही थी, क्या करने जा रही है तू? जब पहली बार कुंती की तरह अनब्याही माँ बनी थी, तो जी में आता था कि कहाँ छुप जाऊँ, मेरी अंतरात्मा मुझे भीतर तक कचोट रही थी। लेकिन फिर मेरा उस बच्चे के प्रति लगाव बढ़ गया था, मेरी ममता हिलोरे लेती थी, उसे देखकर कि ये बीज मेरे भीतर पनपा है और मेरे भीतर ही इसने आकार लिया है। जब वो मेरे भीतर गतियाँ करता था तो मुझे उससे बातें किया करती थी और जब वो बाहर आया तो मैंने अपनी सारी ममता उस पर उड़ेलनी चाही। तो उसकी असली माँ को मेरा ये रवैया बिल्कुल भी ना भाया और कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे उस बच्चे से दूर करके अलग कर दिया। मैं रात-रात भर उस बच्चे के लिए आँसू बहाती, मैं तरसती थी उसे दूध पिलाने के लिए लेकिन मजबूर थी और फिर अम्मा ने समझाया, इतनी ममता मत बढ़ा, वो तो पराया था, क्या हुआ जो तूने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है। फिर बाबा एक दिन और एक सौदा ले आए, अम्मा ने झट से सौदा पक्का कर लिया। फिर ये सिलसिला यूं ही चल पड़ा। मेरी आत्मा से सकती थी लेकिन मैं आंसू नहीं बहा सकती थी। अम्मा ने फिर कभी मेरे बारे में नहीं सोचा और सोचती भी कैसे, अगर मेरा ब्याह हो जाता तो उनकी दुधारू गाय उनके घर से चली जाती, जो उन्हें बिना लात मारे उनकी फरमाइश के अनुसार हमेशा दूध देती रही थी। और अब मेरी इच्छाओं ने मेरे भीतर ही दम तोड़ दिया था। मैं अब केवल भागती फिर रही हूँ अपने अतीत और वर्तमान से। मेरा भविष्य न जाने क्या होने वाला है। मेरा यौवन धीरे धीरे ढल रहा है, चेहरे की रंगत अब पहली जैसी नहीं रही। यही सोचते सोचते अंशिका की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। दोपहर का खाना नर्स कमरे में लेकर आ चुकी थी। खाने को देखकर अंशिका बोली, ले जाओ, आज खाने का मन नहीं है। थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी कैसे दूर होगी, नर्स बोली और अंशिका गैर मन से खाना खाने लगी। शरीर को भी तो मजबूत रखना है, इसी शरीर के दम पर तो वो अपने घर वालों का पेट पाल रही है। यही सोचकर उसने निवाले मुंह में डालने शुरू कर दिए और ऐसे ही अंशिका के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का भी दिन आ गया। वो कोलकाता छोड़कर सुमित और सरिता के संग दिल्ली चल पड़ी। फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर दिल्ली पहुंच गई। एयरपोर्ट से वे सब घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। सुमित ने घर जल्दबाजी में किराए से खाली करवाया था, इसीलिए सभी नौकरों की सुविधा नहीं हो पाई। सुमित ने सबसे पहले खाना ऑर्डर किया, सबने खाना खाया और सोने चले गए। सरिता ने अंशिका को अपने कमरे में ही सुलाया बच्चों के साथ। सुमित अलग बेडरूम में सोया। सुबह सुबह अंशिका जाग गई क्योंकि उसे जल्दी जगने की आदत थी और जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। उसी घर के सामने वाली बालकनी में एक नवयुवक भी अपना चाय का कप लेकर खड़ा था। उसने जैसे ही अंशिका को देखा तो मुस्कुरा दिया। अंशिका ने भी उसे स्माइल पास कर दी। फिर उसने इशारों में पूछा, चाय पियेंगी? अंशिका ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। फिर उस नवयुवक ने इशारे में पूछा, लगता है आप यहाँ आज ही आई हैं? अंशिका ने सिर हिलाकर फिर से हाँ में जवाब दिया। फिर उसने इशारों में पूछा, आप शायद गूंगी हैं? ये सुनकर अंशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं मैं गूंगी नहीं हूँ और मैं भी नहीं। वो नवयुवक बोला, आप बड़े ही दिलचस्प इंसान लगते हो। अंशिका बोली, आपने कैसे जाना? उस नवयुवक ने पूछा। बस ऐसे ही, अंशिका बोली। फिर वो नवयुवक बोला, अच्छा चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार भी होना है और साथ में नाश्ता भी बनाना है। ठीक है, अंशिका बोली और वो नवयुवक बालकनी से चला गया। फिर अंशिका भी वापस अपने कमरे में आ गई और बच्चों के पास आकर बैठ गई, उन्हें प्यार से सहलाने लगी। तब तक सरिता भी जाग चुकी थी। अंशिका को जगा हुआ देखा तो, अरे आप जाग गई और आप मुझे आप मत कहिएगा, हम दोनों लगभग हम उम्र के ही होंगे। अंशिका बोली, तो फिर तुम भी मेरा नाम लेकर पुकारोगी और मैं भी तुम्हारा नाम ही लूंगी। सरिता बोली, हाँ हम दोनों इसके पहले भी तो 9 महीने एक साथ रह चुके हैं, तब हमारा रिश्ता ग्राहक और खरीदार का था। लेकिन अब हम दोनों माएँ हैं और ममता का ना तो कोई मोल होता है और ना ही उसे बांटा जा सकता है। ये तो केवल सिर्फ एक एहसास है। अंशिका बोली, तुम शायद सच कहती हो, सरिता बोली और फिर धीरे धीरे अंशिका का मन सरिता और उसके परिवार के साथ लगाव हो गया और उस नवयुवक से भी कभी कभी अंशिका की मुलाकात हो जाया करती थी। उससे मुलाकातों के बाद उसे पता चला कि उसका नाम रौनित है। अब रौनित अंशिका से मिलने कभी कभी उसके घर भी आ जाया करता। सरिता को रौनित की आंखों में अंशिका के लिए प्यार दिखाई दिया और उसने ये बात अंशिका से पूछी। लेकिन अंशिका बोली, सरिता जिस दिन उसे मेरी सच्चाई पता चल जाएगी तो वो उस दिन खुद ब खुद मुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई पता लगने के बाद भी वो तुमसे दूर शादी करने को राजी हो गया तो तब तो भी उसके साथ घर बसा लेना, सरिता बोली। सरिता ये सब इतना आसान है जैसा कि तुम समझती हो। अंशिका बोली, सब हो सकता है, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसे ठुकराना बेवकूफ़ी होगी। सरिता बोली, सोचूंगी जो तुमने कहा उसके बारे में। अंशिका बोली और फिर एक दिन रौनित ने अंशिका से पूछ ही लिया उससे शादी के लिए। लेकिन अंशिका बोली, रौनित मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ।
लेकिन क्यों? रोनित ने पूछा। मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकती, अंशिका बोली। तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा, रोनित बोला। तुम मेरी सच्चाई सुन नहीं पाओगे और सच्चाई सुनने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी, अंशिका बोली। पहले बताओ तो कि बात क्या है, रोनित ने पूछा। तो सुनो, मैं एक सैरोगेट मदर हूँ, अंशिका बोली। बस इतनी सी बात, रोनित बोला। तुम्हें सच्चाई सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा, अंशिका बोली। नहीं, जो औरत इतनी सारी निसंतान माँओं को इतनी बड़ी खुशी दे सकती है, भला वो काम गंदा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो खुश होनी चाहिए। तुम दुर्गा माँ की तरह इतने सारे बच्चों की माँ हो। अब बोलो, मेरे बच्चे की माँ बनोगी? रोनित बोला। ये सुनकर अंशिका की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली और रोनित ने अपनी बाहें खोल ली। फिर अंशिका रोनित की बाहों में धीरे से समा गई। ये खबर जब उसने अपने माँ बाप को बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब उनकी कमाई का जरिया बंद होने वाला था। और अब अंशिका मन में सोच रही थी कि वो बिना पैसे लिए केवल अपने बच्चे की माँ बनेगी और जो खुशी आज तक उसके लिए अधूरी थी वो पूरी हो जाएगी। आज तक उसकी आत्मा बहुत जली थी, जिस आत्मग्लानि और पश्चाताप की आग में वो पल पल जलती आई थी। लेकिन अब उसे अपनी इस जिंदगी से मुक्ति मिलने वाली थी। जिन पैसों के लिए उसके माँ बाप ने उसे जिस दलदल में धकेला था, उस दलदल से रोनित ने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसे अब अपनी जिंदगी से नफरत नहीं। फिर से एक दिन अंशिका ने रोनित से कहा कि वो अपने मन का हाल उसे बताकर बोझ उतारना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बात उसके माँ बाप सुने, लेकिन उन्हें कभी सुधी ना रही। उसकी बात सुनने की रोनित बोला, आज तुम अपने मन की बात कह ही दो। तब अंशिका ने अपनी कहानी रोनित को सुनाई कि पहली बार जब उसने ये काम किया था तो उस पर क्या बीती थी। अंशिका ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। स्त्री का घर नहीं होता, वो तो शरणार्थी है। ये सब बचपन से सुनते आ रही थी कि बेटी पराया धन है, बेटे वंशधर होते हैं। स्त्री के पास अपना कुछ नहीं होता, ना घर, ना सरनेम, ना परिवार, ना इज्जत, ना जाति, ना धर्म। सब कुछ पुरुष का दिया हुआ। बहुत घबराहट सी थी मन में, पर मैं तो एक मिशन पर निकली थी। इससे मन के सारे दुराग्रहों को निकाल फेंक लंबी सांस ले तन कर बैठ गई। एयर कंडीशन क्लास में बैठने का यह पहला मौका था। रास्ते पर बचपन हिलोरे लेता रहा। कब कोलकाता स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। मुझसे फोन पर ही हिदायत दी गई थी कि ये इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव है, इससे मैं अपनी सीट पर ही बैठी रहूं, वो मुझे आकर ले जाएंगे। मैं अपनी सीट पर बैठी ही थी और वे लोग आकर मुझे अपने घर ले गए। रास्ते पर कार में वे दोनों बातें करते रहे कि मैं उनके साथ रहूंगी। इसकी भनक भी पड़ोसी को नहीं होनी चाहिए। वे लोग पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखना चाहते थे। शायद बाद में बाहर ये बताना चाहते थे कि बच्चा मैडम की कोख से ही बाहर निकला है। फिर साथ में रहने से पता चला कि वो कोलकाता से भी नहीं है, किसी बाहर गांव से आए हैं। अगले दिन श्रीमान ही अकेले मुझे उस सेंटर लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी माहवारी के बारे में पूछा और सारे ब्लड टेस्ट कराए। घर आकर दीदी यानी श्रीमती ने मुझे समझाया कि मैं किसी से कोई बात ना करूं। मुझे तुरंत 2 लाख रुपए घर भिजवाने के लिए दिए। मुझे बड़ी राहत मिली और अच्छा भी लगा। दीदी बड़ी भली थी और मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मैं तो उन्हें दीदी भैया पुकारती थी। दीदी और भैया का प्यार देख मुझे दुख भी होता था कि ईश्वर ने उन्हें ये मजबूरी दी। भैया दीदी को डार्लिंग और दीदी उन्हें जानू तो कभी जान कहकर पुकारती थी। एक बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो दीदी ने बड़े प्यार से समझाया कि इसमें मेरी भलाई है कि मैं कुछ ना जानूं, सिर्फ पैसे से ही मतलब रखूं। मैंने भी सोचा कि सचमुच इसमें ही मेरी भलाई है। वे लोग अच्छे लोग हैं। वो पहचान को भी छुपाए रखना चाहते थे, पैसे वाले लोग थे। इससे कोलकाता शहर में रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मुझे फर्टिलिटी सेंटर जाना था। वहाँ मुझे उन महासैनिक के शुक्राणु इंजेक्ट करवाने थे। मैं दीदी और भैया के साथ कोलकाता के उस पॉस इनफर्टिलिटी सेंटर पहुंची। वहाँ इतने सारे लोगों को देखकर मैं कुछ सोचने लगी। तभी अचानक जोर की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अपने आप को संभाल कर मैंने जवाब दिया, डर लग रहा है दीदी, यहाँ मेरी पहचान किसी और नाम से थी। मेरा खून लेकर फिर मुझे वहाँ बेंच पर प्रतीक्षा करने को कहा। इस बीच दोनों पत्नी वहां से उठकर बाहर चले गए। मन ने कहा शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तभी किसी जूनियर डॉक्टर की जोर से आवाज आई, पेशेंट नंबर 42, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बी कैन टेक हर। बड़ी डॉक्टर ने उसी जूनियर डॉक्टर को ऑर्डर दिया, अरे हस्बैंड को बुलाओ, स्पर्म कलेक्ट करना है और पेशेंट को प्रोसीजर रूम में ले आओ। ओवल्यूशन चेक करना है। मुझे तो काटो तो खून नहीं, इन लोगों का तो रोज का काम है। मेरी तो जान सूखे जा रही थी। तभी किसी ने आकर मेरा हाथ दबाकर ढांढस दिया। सिर उठाकर देखा तो दीदी थी। लगातार मेरे बालों को सहलाने लगी। तभी वही जूनियर डॉक्टर जोर से चिल्लाई, परफेक्ट ओव्यूलेशन बस कभी भी हो सकता है। दीदी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। पहले मुझे ये सब नहीं पता था कि स्त्री के ओवम को गर्भाशय से बाहर निकालकर पुरुष के स्पर्म के साथ मिलाकर एक जायगोट बना फिर सैरोगेट मदर के गर्भाशय में 9 महीने के लिए रखा जाता है।
यानी उधार की कोख। यहाँ तो मेरा ओवम भी शामिल था एक नए जीवन को रचने में। मतलब मैं ना केवल सरोगेट बल्कि सचमुच की माँ बनने वाली थी। मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ हूँ और जोर जोर से रोने लगी। दीदी का चेहरा उतर गया और थोड़ा गुस्सा भी उनके चेहरे पर झलकने लगता है। थोड़े प्यार और थोड़े गुस्से से मुझे डांट लगाई, व्हाट इज दिस, यू नो एवरीथिंग राइट, फिर ये रोना धोना क्यों। फिर मैंने रोते रोते दीदी से माफ़ी मांगी, किसी तरह मन को समझाया। किसी गैर मर्द के स्पर्म से अपने उगम का मिलन कराना शायद मेरी नियति थी। 4-5 जूनियर डॉक्टर मुझे घेर कर खड़े हो गए। एक डॉक्टर के हाथ में सिरिंज थी और उसके अंदर सफ़ेद तरल पदार्थ था। मैं समझ गई जिस दिन के लिए हर लड़कियां इतने सपने सजोए रहती हैं, मेरे साथ वो सिरिंज कर रही थी। मैं तो डरी हुई थी। दीदी मेरे हाथ पकड़े बार बार रिलैक्स रिलैक्स बोलते जा रही थी। दीदी और डॉक्टर दोनों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ढांढस दिया और मुझसे बातें करते हुए ही सारी प्रक्रिया पूरी हुई। मुझे थोड़ी देर वहां लेटे रहने का आदेश मिला हुआ था। मैं लेटे लेटे सोचने लगी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। विज्ञान ने हमारी अनुभूतियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। कब ओवम और स्पर्म का मिलन हो, एक नई जिंदगी का जन्म होता है, इसका पता तो माँ को कभी चलता ही नहीं। वो तो जब महामारी नहीं होती, सुबह सुबह उल्टियाँ होनी शुरू होती हैं, यूरिन का टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि अब गर्भ में एक नई जिंदगी पल रही है। इस काम के लिए जब मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती और फिर दूसरे ही पल मुझसे कहती, कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है, शरीर तो मिट्टी का बना है, तुम महान हो। माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान, सालों से अंदर दबाए एहसासों अनछुए अनुभवों को यूं किसी पर कुर्बान करना कोई आसान बात तो नहीं। ऐसे ही मैंने स्वयं को समझाया और जीवन को हालातों पर छोड़ दिया। मेरी मजबूरी जानकर मेरी कोक के सौदागारों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से कहीं बहुत ज़्यादा पैसा दिया। घर भिजवाने के लिए समय गुजरने लगा। ठीक 1 महीने बाद मुझे सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश दिखने लगे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि इस नए मेहमान के आने की खुशी मनाऊं या जिंदगी बर्बाद होने का गम। मन में तो वही पुरानी मान्यताएं भरी थी, कुंवारी माँ, छी छी। मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था जो स्वयं से था। फिर सोचा कि ये तो बस अब 9 महीने की बात है, फिर मैं कहाँ और मेरे पेट में पलने वाली नन्ही जान कहाँ। फिर सोचा कि जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। ऐसी कल्पना तो मैंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। धीरे धीरे दिन बीत बीत रहे थे। उसकी खुशी मुझे बच्चे के मालिकों के चेहरों पर दिख रही थी। मेरे खाने और दवाइयों का बड़ा ध्यान रखा जाता। मेरे चेहरे पर अब नूर भी आ गया था। पेट थोड़ा बाहर भी लगा था। दीदी हर 15 दिन में मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाते। अल्ट्रासाउंड मशीन में बच्चे की छोटी छोटी अंगुलियां मुझे दिखाई जाती। दिल में हुक सी उठती। दीदी मशीन के सामने बैठ बच्चे से बड़ी देर तक बात करते। मशीन के अंदर बच्चे की सारी हलचल दिखती। कभी नन्ही सी जान जमाई लेती तो कभी नन्हे नन्हे पैरों को मारते दिखती। सचमुच सब कुछ कितना अच्छा लगता था। एक अब प्रेगनेंसी के 7 हफ्ते बीते थे कि अल्ट्रासाउंड मशीन में डॉक्टर ने इस नन्ही जान के दिल की धड़कन दिखाई दी। डॉक्टर ने आला मेरे कान पर रख मुझे बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई। मन तो बल्लियों उछलने लगा, लेकिन तभी दीदी ने तुरंत आला मेरे कानों से हटा, तुरंत अपने कानों में लगा लिया और डॉक्टर ने कहा, व्हाट इज दिस डॉक्टर, चाइल्ड इज माइन, इसे क्यों सुनवा रही हो, ये बच्चे की धड़कन में बहुत मायूस हो जाएगी। मैं बार बार पेट पर हाथ रख कोशिश करती कि मुझे भी बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई दे, पर सब बेकार। फिर भी ऐसा लगता है कि एक नन्ही जान अंदर पल रही है। अभी तक सुनाई था कि कोक के बच्चे के साथ माँ का भी एक नया जन्म होता है। ये तो खुद पर चरितार्थ हो रहा था। पता नहीं कैसे मैं खुद का पेट सहला, खुद से बातें करती। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, मेरा उस नन्ही सी जान से लगाव भी बढ़ता जा रहा था। मैं हमेशा मन ही मन मुस्कुराती रहती और तो और अपने उभरे हुए पेट से चिढ़ने की बजाय मेरे लिए वो गर्व का विषय बन गया था। नहाते वक्त मिनटों पेट पर ही साबुन लगाती रहती और ऐसा महसूस करती मानो अपने बच्चे को नहला रही हूँ। बीच बीच में बात भी करते जाती, ठंड तो नहीं लग रही है ना, तो मैं साफ रहना भी तो जरूरी है ना। ये सारी बातें बाहर जाती तो मेरी कोख के मालिक घबरा जाते कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। दीदी मेरे पास आ मेरे सिर पर हाथ फेर कर पूछती, व्हाट्स हैपनिंग, एनी प्रॉब्लम, क्या हुआ डियर, इतना समय क्यों लग रहा है नहाने में। तबीयत तो ठीक है। मैं चुप होकर छत की तरफ एकटक देखने लगती और मन में कहती कि मेरी कोख में पल रही ये नन्ही जान कभी जान भी नहीं पाएगी कि उसकी असली जननी मैं हूँ। रोज सपने में कोई मुझे माँ कह पुकारता और मैं छत से उठ पुकारने वाले को ढूंढती और फिर निराश हो लेट जाती। तो समझ आता कि ये आवाज़ तो मेरे अंदर से ही आ रही है। मुझे तरह तरह के इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जा रही थी। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ये पता चल गया कि बच्चे के सभी अंग नॉर्मल हैं। फिर कुछ दिनों बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उनकी सूरत देखे बिना ही मुझे उससे अलग कर दिया गया। ये कहते कहते अंशिका रो पड़ी। तब रोने तो उसे चुप कराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, अब तो तुम्हारे लिए बच्चों की फौज खड़ी कर दूंगा। ये सुनकर अंशिका रोते रोते हंस पड़ी और बोली, सच तुम सही
सही कहते हो ना, बिल्कुल सच। अब तुम्हें पल-पल पश्चाताप की आग में नहीं जलना पड़ेगा, तुम सालों से ऐसे बेमतलब इस आग में जल रही हो। मैं तुम्हें अब और नहीं जलने दूँगा। फिर रोनित ने अंशिका से शादी कर ली और कुछ महीनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब अंशिका का जीवन खुशहाल था, लेकिन उसने सुना है कि उसके माँ-बाप अब उसकी सबसे छोटी बहन को इस काम में डाल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।